Namaskar, Dr. Matharu. So I welcome Dr. Matharu. We are having his session after a long break. We have been waiting to hear from you. And so we all are really eager to listen to your easy way of applying rubrics in mind technique. We all have seen his brilliant results in all kind of illnesses, which has helped us to reinforce our faith in mind technique of which is introduced by Dr. Sehgal. And many of us, write everything what you speak in our diaries, in our seminar. So I really wish you good health and long life to keep serving the sick, to keep teaching homeopathy. Welcome, Dr. Matharu. Good evening, everybody. तो आज 1 minute, Dr. Matharu. Maybe अगर if some people want to switch on their cameras, आपको वो शायद better लगेगा क्या कि थोड़ा सा direct अच्छे से चलना चाहिए, जैसे भी चलना है वो कैमरा ऑफ कर लो। ऑफ ही रहने दे सबका कैमरा कि आप चाहते हैं कि थोड़ा ऑन करें? कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं ऑफ कर देते हैं फिर। आप सब लोगों ने आज फिर एक प्रयास किया है कुछ पढ़ने का। हम आज पढ़ने का एक सेशन शुरू करते हैं। हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। सिखाने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सिखाने के लिए तो बहुत बड़ा गुरु होना चाहिए। वो हमारे पास है। हम उन्हीं की टीचिंग्स को डिस्कस करेंगे। That's what I want to say. तो आज फिर हम छोटे छोटे केसेस के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैं जो भी अपने क्लिनिक में करता हूँ मैं वही चीज आपसे शेयर करूंगा। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, तो कभी कभी बड़ी इम्पोर्टेंट हमें रिजल्ट मिलता है। तो जनरली हम इन छोटी बातों को इग्नोर कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहनी चाहूंगा कि जो टारगेट क्लियर हो जाता है तभी हमारा जो निशाना है ना सही लगता है। अगर टारगेट पूरा क्लियर ना हो हमारा निशाना सही नहीं लगेगा, और डेस्टिनेशन क्लियर ना हो तो वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरे कहने का मतलब क्या है कि केस टेकिंग या मरीज की जो प्रेजेंटेशन है, पेशेंट को प्रॉपर समझना कि उसमें क्या ठीक करना है, वो क्या ठीक करवाना चाहता है आपसे, वो क्या मदद लेने चाहता है, वो वास्तव में उसकी डिस्टरबेंस है क्या, जो डिस्टरबेंस उसको आपके पास लेकर आई, हमने उसके ऊपर ध्यान देना है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये भी एक केस टेकिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम केस शुरू करेंगे। ज्यादा टाइम हम ओनली केस टेकिंग में नहीं लगाएंगे, लेकिन केस के साथ ही केस टेकिंग का पार्ट हम करते रहेंगे कि कैसे हुआ। तो आज फिर हम एक छोटा सा केस जो जॉन्डिस का था, ये हमारे यूपी से एक लड़का आया है संतोष कुमार। तो वो मेरे पास कुछ दिन पहले आया था। उनका जो जॉन्डिस बहुत बढ़ गया था, 8.9 समथिंग था। आंखें काफी पीली हो रही थी और पेशेंट बोल रहा था कि मेरे को पीली पेशाब आती है। वो अपनी लैंग्वेज में ऐसे ही बात कर रहा था। लेकिन जो मेरे पास आने का जो था, सबसे बड़ा मंत्र ये था कि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसने ऐसे हाथ जोड़कर मेरे को बोला कि सर मैं तो थक चुका हूँ, बहुत से डॉक्टरों से मैंने ट्रीटमेंट लिया है और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं रेडी लगाता हूँ और मेरा परिवार मेरे साथ
बच्चे हैं, वाइफ हैं, 2 बच्चे, वो मेरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो 5-6 साल से जो भी मेरे पास पूंजी थी वो मैंने सब लगा दी। अब तो मैं बिल्कुल ही खाली हो गया हूँ, अब कुछ नहीं है मेरे पास। प्लीज मेरे को आप ठीक कर दो कि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, मैं उनकी केयर कर सकूं। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं घर में लेटा रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ, और मेरी बीवी बेचारी जो घर के काम करके, खाना बना के, बच्चों को तैयार करके भेजती है, और फिर मेरी रेडी जो मैं लगाता था उसके ऊपर पूरा दिन काम करती है। सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप मेरे को ठीक कर दीजिए। अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो हम बस सब कुछ खत्म होने के किनारे पर आ रहा है। ये कुछ बातें उन्होंने मेरे साथ शेयर की, तो मैंने उसको आश्वासन किया कि कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बारे में नहीं सोचना। आपका ट्रीटमेंट हम फ्री करेंगे जितना भी हो सकेगा, जितनी मर्जी दवाई चलेगी, जितना टाइम लगे, मैं आपकी केयर करूंगा। तो उनका जो इतना जॉन्डिस बढ़ा हुआ, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। ने बोला कि सर शरीर एकदम खत्म सा हो गया है बिल्कुल ही, और अब तो मैं काम भी नहीं कर सकता, बस मैंने काम छोड़ ही दिया, बस घर में रहता हूँ। तो मैंने उसको एक मेडिसिन दी। उसका मेडिसिन देने के बाद में जो उसके जोर से पेन हो रहा था अंदर, वो एक्यूट प्रॉब्लम थी। वास्तव में ये एक्यूट केस इतना नहीं था, लेकिन उस टाइम में ये एक्यूट केस था। वो काफी ज्यादा पेन हो रहा था उसको पेट में। तो हमने उनको फिर 10-15 मिनट के लिए बैठने के लिए बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, तो देखते हैं। तो 15-20 मिनट के बाद में पेशेंट अंदर आया, तो उसका जो पेन था अबडोमेन का, वो थोड़ा कम हो गया। तो मेरे को लगा कि शायद पेशेंट ठीक होने जा रहा है। वो 15 मार्च को मेरे पास आया जी, अभी का केस है। अभी बड़ा मेरे याद आ गया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 15 मार्च को जब आया था वो, जब उसका बिलिरुबिन लेवल 8.9 था, और भूख वगैरह उसको बिल्कुल नहीं लग रही थी, और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था उसको। घर में बस पड़ा रहता था इसी चिंता के साथ कि क्या होगा, क्या करूंगा। तो मेडिसिन देने के बाद में जब 15-20 मिनट में उसका पेन ठीक हुआ, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ी सी दवाई और देते हैं। 3 दिन का ट्रीटमेंट दे करके उनको भेजा, और 3 दिन के बाद फिर बुलाया। तो फिर पेशेंट ने बोला कि मैं काफी ठीक फील कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने और थोड़ी मेडिसिन उनको दे दी। तो वो पेशेंट फिर वापस 26 तारीख कल हमारे पास आया था, और उसने जो टेस्ट करवाया था वो आपके जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले वाला टेस्ट है वो उसने पता नहीं कहाँ रख दिया, उसकी फोटो कॉपी हम भेज देंगे। ये उसका बिलिरुबिन लेवल है 2.1, ये 8.9 से आया नीचे, और पेशेंट की बहुत बुरी कंडीशन थी। कल जब वो पेशेंट आया हमारे पास, उसने आते ही बोला कि सर आपने मेरे को बचा लिया। तो मेरी को भूख लगने लगी है, अब आंखों का जो कलर है वो भी ठीक हो गया, और पेशाब भी अब उतना गहरा पीला नहीं है। तो मन में आ रहा है कि शायद मैं अभी थोड़ा काम करूं। मन करता है कि मैं अब काम करूं, पहले तो लगता ही नहीं था, मन भी नहीं करता था कि मैं काम करूं। मैं छोड़ दिया था। अब मैं काम पे गया तो नहीं, पर लगता है मैं करूंगा मैं काम। ये छोटा सा केस जो मैं आपके साथ डिस्कस किया, तो इनको मैंने सल्फर दिया था। तो सल्फर इसलिए कि सबसे पहले यही बात
जो हमें डॉक्टर सहगल ने सिखाई थी। पहले भी हमारे पास डॉक्टर सहगल के पहले भी बहुत पेशेंट आते थे, तो ऐसे बोलते हैं सर मेरे को ठीक कर दो। हमने कभी उसको ध्यान में नहीं लिया था, कभी सोचा ही नहीं था कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस भी है। मैंने काम छोड़ दिया है, मैं काम के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। कहाँ हम डॉक्टर लोग इसको सोचते थे, तो हमको यही लगता था काम छोड़ दिया, बीमार है तो काम छोड़ दिया होगा। ये हमारे गुरु डॉक्टर एम एल सहगल साहब जी, जिनकी वजह से हम इन चीजों को पहचानने में सक्षम हुए कि जो आदमी अपना काम छोड़ रहा है उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है। इसको भी हमने ध्यान में लिया। और जो सभी लोग सोचते हैं कि बच्चों की चिंता तो सभी को होती है, परिवार की चिंता तो सभी को होती है, पर जब आदमी बीमारी में ये बात कर रहा है, उसके साथ आपकी अपनी प्रॉब्लम को रिलेट कर रहा है, तो फिर हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। इस केस में प्रेम था जो पहले सबसे पहला उन्होंने बोला कि ये प्रेम है, बहुत जबरदस्त पेट में दर्द हो रहा है सर, बहुत तकलीफ में हूँ, तो जनरली हम इसको इंजर्ड विंग में लेते हैं और काम छोड़ दिया, काम नहीं करता। सिंपल सी बात, जो जो पेशेंट बोलता है कुछ भी खोदने की जरूरत ही नहीं है। इसी को तो प्रेजेंट, प्रेडोमिनेंट एंड परसिस्टिंग बोलते हैं। इसी को डॉक्टर सहगल ने देखने को कहा, इसी को पहचानने को कहा, और इसी को पहचानना ही प्रॉपर केस टेकिंग है। इसी के ऊपर जोर देना है कि वास्तव में वो दिक्कत क्या है जिसको पेशेंट ठीक करना चाहता है। तो एंजाइटी फैमिली अबाउट, ये चारों रूब्रिक उसमें हमने लगाए। उसमें हमारे सल्फर मेडिसिन आया, तो मैंने इनको सल्फर दिया था। तो सल्फर के बाद पेशेंट का आपके सामने ही है रिजल्ट जो आप देख रहे हो, और पेशेंट बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो इसके आगे हम एक और के हिसाब से डिस्कस करेंगे। Sir, please repeat the rubrics. हाँ, रूब्रिक इसके प्रेम। सबसे पहले सर प्लीज मेरे को आप ठीक कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत पेट दर्द हो रहा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है खर्चने के लिए, डॉक्टर्स ने पूरा पैसा मेरा खत्म कर दिया, अब तो मैं रोड पे ही आ गया हूँ बस, अब वाइफ रेडी चलाती है, मैं कुछ नहीं करता। वो प्रे किया उन्होंने। नेक्स्ट रूब्रिक डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग है, मैंने काम छोड़ दिया अपना, मैं काम नहीं करता, बिजनेस नेग्लेक्ट, परिवार का क्या हुआ इस चिंता में पूरा डूबा रहता हूँ कि वाइफ अपना घर का काम करके मेरे को देखती है, बच्चों को देखती है, फिर रेडी चलाती है, उसको देखती है, क्या करूं, चिंता हो रही है परिवार की, ये कैसे चलेगा। एंग्जाइटी फैमिली, इसमें सल्फर मेडिसिन आएगा, तो मैंने उनको सल्फर दिया था और बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट थे उस पेशेंट के। कल मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं चाह रहा था कि शायद मैं कभी पेशेंट के साथ लाइव बात करवाऊंगा आपकी, तो पहले भी एक दो बार मैंने डॉक्टर राशि जी से बात करवाई है पेशेंट की, बट कल पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैं आज ही उनका केस आपके साथ डिस्कस किया। और तो नहीं इसमें कुछ पूछने की बात? Thank एक्सक्यूज मी सर, you. डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग एक होगी सर, दूसरा हो गया डिल्यूजन बिजनेस निग्लेक्टेड, दो हो गए सर, और तीसरा भी कोई? चार रूब्रिक बने इसमें मैंने देखे। जी जी, नेग्लेक्ट इज ओन डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग, प्रेइंग, एंग्जाइटी, फैमिली अबाउट। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ जी सर, इसमें ये ले सकते हैं डिल्यूजन पॉवर्टी, वो कह रहा है मेरा सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ देखो, हाँ यही केस टेकिंग का पार्ट है जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे, कि पावर्टी तो उसने पावर्टी के साथ रिलेशन नहीं दिया अपनी बीमारी का, वो तो सिंपली उसने बात की कि उससे उसका इफेक्ट क्या है उसके ऊपर, हमने वो लेना है। पावर्टी की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, जिसके पास 1 करोड़ है उसके पास अगर 80 लाख भी रह गया तो भी वो पावर्टी फील करेगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है वो देखेंगे हम। 10 रुपए में से 2 रुपए भी रह गए तो पावर्टी है, लेकिन उसने ये पावर्टी को नहीं बोला, मतलब उसने ये बोला कि अपनी कंडीशन को बताया
कि मैं ऐसा हो रहा हूँ, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि उसने काम छोड़ दिया बीमारी की वजह से, वो सीधा प्रे कर रहा है हमारे पास, बिजनेस छोड़ दिया, चिंता हो रही है, ये लिया मैंने। तो और कुछ? सर जैसे कुछ पेशेंट बोलते हैं ना जाते जाते, आप हमारे लिए दुआ करिए हम ठीक हो जाएं, हमारे लिए दुआ करिए, इस तरह हाँ, बोलते हैं, उसको भी प्रेइंग में लेना। हाँ, ये हमारे पास अलग रूब्रिक है। वो दूसरों को, हमारे पास अलग रूब्रिक है, वो देखना डायरेक्टरी में लिखा हुआ है, शायद प्रेइंग है, प्रेइंग अदर्स फॉर प्रे फॉर हिम, वो हाँ दूसरे जी वो है। मेरे लिए प्रे करो आप, वो हाँ, खुल आस्क समबडी टू प्रे फॉर हिम, उसमें लाइसीमिया हाँ, आती है बस। अलग सा रूब्रिक है, उसके बीच में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि फिर अपने केस रह जाएंगे। ये सीधा बोलता है कि वो खुद प्रे करता है, वो दूसरों के लिए बोलता है, ये आप करता है, समझे ना, ये ऐसा है। तो अब हम नेक्स्ट केस करें। सॉरी सर, वो पोटेंसी भी बता देते सर। 30 मैं तो जनरली 30 से ही स्टार्ट करता हूँ, और 6 और 30 के बीच में ही काम चल जाता है। कभी कभी हम 210 110 भी देते हैं, पर ज्यादातर 90% केसेस में ऐसा ही चल जाता है काम। तो नेक्स्ट केस, हाँ ऐसा करिए आप, जो क्वेश्चन हम लास्ट में कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर थोड़ा फ्लो में गड़बड़ हो जाएगी। तो जो मैं बताना चाहता हूँ ना, फिर वो उतना उसमें ध्यान नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हम। हाँ, नेक्स्ट केस जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ करें हम नेक्स्ट केस। Yes, sir. Yes. हाँ, नेक्स्ट केस जो है हमारे पास, ये मेल पेशेंट है, 35 इयर्स का है, उसको बड़ी पुरानी खांसी हो रही थी, और जो ब्रोंकियोएक्टिसिस का केस है ये, वो डायग्नोस था, डीएमसी से डायग्नोस हुआ केस है। उसके डॉक्यूमेंट तो मैं अभी नहीं पास में रखे हुए, वो बता देंगे आपको। तो ये सिम्टम क्या थे उसके, ब्रोंकियोएक्टिसिस, तो उनका जो डायग्नोस्ट था उन्होंने किया है, तो क्रोनिक कफ थी उसको, बहुत ज्यादा उनको सांस फूलता था, काम करने में दिक्कत आ रही थी, चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। ये राइट साइड का उनका जो लंग की प्रॉब्लम थी ब्रोंकियोएक्टिसिस की, तो इनहेलर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो अपना कोई परवाह नहीं किया बीमारी के बारे में, बहुत देर से ऐसे ही चलता रहा, जब कोई दिक्कत आई थोड़ी सी मेडिसिन ले ली, नहीं तो ऐसे ही चलता रहा। कोई उन्होंने इसके बारे में गहराई में सोचा ही नहीं कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मेडिसिन ले ली, थोड़ा सा कुछ खा पी लिया, ऐसे ही चलता रहा काम। बहुत ही सालों से वो पेशेंट तकलीफ में था, मेरे को बोला सर कम से कम 15-16 साल से मैं ये चीजें ले रहा हूँ। तो मैं, अब फिर क्या हो गया आपको, आप मेडिसिन लेने क्यों आया, जी मेरा क्वेश्चन था उसके लिए। बोले सर ऐसा है, मैंने सोचा मैं बहुत देर से ये दवाइयां ले रहा हूँ, इतनी तकलीफ में हूँ, तो मेरे को लगा कि मैं कोई और सिस्टम को देख लूँ, कोई और पैथी को देख लूँ, ताकि मैं ठीक हो जाऊं। बस यही उनके 2-4 सिम्टम थे, यही उनकी जो वर्जन था पेशेंट का। तो ये सिंपल सी बात जो उन्होंने बोली, जनरली पेशेंट ऐसा ही बोलते हैं, पर हमने देखना है कि वो क्यों बोल रहा है, उसके बोलने का मतलब क्या है, कैसे बोलता है। वो बचपन से ही उसको इतनी दिक्कत थी, वो 35 का है, कम से कम 20 साल से ऊपर से जो प्रॉब्लम लग रही थी, उसने परवाह नहीं की उसकी। तो अब लगा कि शायद मैं, अब मेरे मन में आया कि मैं इसके लिए कोई पक्का इलाज करवाऊं इसका, ये तो ऐसे ही चलती जाएगी। ये उनका वर्जन था पेशेंट का। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा बार बार कि आपको क्या लगा, ये लगा वो लगा, वो सभी को पता है क्या लगा, लेकिन मैं आपको जो मैंने किया मैं आपको बताऊंगा, आप बाद में फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लेना। तो ये उसके सिम्टम थे, बहुत ज्यादा इनहेलर लेना, ब्रेथलेसनेस होनी, तो काम करने में दिक्कत होती थी। तो ये पहले, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं तो इसकी परवाह ही नहीं की, तो वो फेबुलस है। जब जरूरत पड़ती थी थोड़ी सी मेडिसिन ले लेते, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने नहीं कभी सोचा। तो उसके बाद फिर बाद में बहुत देर के बाद, 20 साल के बाद कहीं उसको समझाया, बार बार वो बीमार होता था, फिर कोई छोटी मोटी मेडिसिन माड़ी मोटी ले लेता, और उसके परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए कभी उसने सोचा नहीं था।
तो ये है डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चंस ओनली आफ्टर रेपिटेशन, ऐसा कुछ रूब्रिक है, आप इसको निकाल लेना, मैं भी बता देता हूँ आपको। ये है अंडरस्टैंड, ऐसा कोई है, आप निकाल के देखिए क्या रूब्रिक है पूरा, मेरे कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, वो आप देख लेना। डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन आफ्टर रेपिटेशन ओनली, ऐसा है। जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो है कि जो बार बार उसके हेल्थ को क्वेश्चन कर रही है चीज, वो बार बार तकलीफ में जाता है, थोड़ी सी मेडिसिन कोई बड़ी मोटी कभी से किसी से कोई टैबलेट ले ली, कुछ ले लिया, ऐसे ही काम चलाता है। वो इनहेलर एक बार किसी ने दे दिया तो पूरी जिंदगी वैसे ही वहां से 20 साल से वही कुछ करता रहा, उसने सोचा ही नहीं। हाँ, तो ये हमने रूब्रिक इसका लिया था। तो एक उसने रूब्रिक बताया कि सर मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है, मेरे को इतनी भूख लगती है, हम पंजाबी में इसको बोलते हैं यहाँ से ना खो पड़ जाती है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से ना कैसे इतना खाने खाने के पहले जो फीलिंग आती है उसको खो पड़ना बोलते हैं पंजाबी में, या अंदर से कुछ खालीपन इतना महसूस होता है कि अभी खाना खा लूं। इसको हम हिंदी में, मेरे को पूरा प्रोनाउंस नहीं करना आता क्या होता है, लेकिन पंजाबी में ऐसे बोलते हैं कि खो पड़ती है, इतना लगता है, इतना गहरा खालीपन होता है कि अभी कुछ खा लो, बस अभी कुछ खा लो, मैं वेट नहीं कर सकता सर। तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है, जब मेरे को इतना ये लगता है ना कि बहुत गुस्सा आता है, इमीडिएट मेरे को कुछ मिल जाए, जब वाइफ थोड़ा सा भी लेट कर देती है ना तो बहुत खींच चढ़ती है मेरे को। ये मैंने सोचा कि ये क्या हो सकता है, कि एंगर तो है ही, तो मैंने एंगर को निकाला, उसमें बोला कि इसको तब गुस्सा आता है जब इसको खाना खाना होता है, जब खाना लेट हो जाता है। तो उसने बोला कि सर जब भूख इतनी जबरदस्त होती है ना तो बहुत गुस्सा आता है, अगर इमीडिएट खाना नहीं मिलता तो मैं, ऐसा लगता है कि हमारी जान चली जाती है। तो वो उसको मैंने लगाया एंगर हंग्री मैन। ये मैंने रूब्रिक बहुत बार कभी यूज नहीं था किया, इसी पेशेंट के बीच में हमने जो यूज किया, जब मैंने देखा कि ये एंगर और भूख का कोई रिलेशन है, तो इसको सर्च करते करते लगा कि हाँ ये रूब्रिक इसके ऊपर फिट आ जाएगा। तो ये उसका नेक्स्ट रूब्रिक मैंने देखा, तो मैंने देखा तो वो मेडिसिन तो आपको क्लियर हो ही गई। ये पेशेंट को मैंने 28/9/21 को मेडिसिन दी थी, 28 सितंबर को। तो ये कल पेशेंट मेरे पास वापस आया देर से, कोई मेडिसिन रिपीट नहीं किया, और आज तक वो पेशेंट पूरी तरह ओके है। और कल मैंने उसको बोला कि भाई अब आप ट्रीटमेंट को बंद कर सकते हैं, अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। तो पेशेंट टोटली ओके, कोई इनहेलर नहीं ले रहा, और उसका वेट बढ़ गया, 6 किलो के करीब उसका वेट बढ़ गया, और उसने इनहेलर छोड़ दिए, कोई टैबलेट वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती, और इतनी भूख लगती थी उसमें, जब उसको इतनी तकलीफ होती थी, वो भी बिल्कुल ही ठीक हो गया। ये उसका सिम्टम थे पूरे। रूब्रिक भी मैंने आपको बता दिए, उनको भी मैंने सल्फर दिया था, ये सल्फर 30 ही दिया, और उसके बाद मैंने कोई भी रिपीट नहीं किया उसका केस, कोई मेडिसिन रिपीट नहीं की। मैं रूब्रिक आपको फिर से दोहरा देता हूँ, वो फ्रेबुलस थे, तो कभी परवाही नहीं की इसके बारे में, अनसीरियस लिया उसने सब बातों को, और बहुत देर बाद जब बार बार बीमार होते रहे तो लगा कि नहीं अब कोई इसके बारे में सोचना चाहिए, पक्का इलाज करना चाहिए। तो डलनेस अंडरस्टैंड्स क्वेश्चंस आफ्टर रेपिटेशन ओनली। तो और सबसे स्टीक रूब्रिक जिसके उसको चिंता होती थी, तो घर परिवार उसने खराब कर रखा था, वो था एंगर हंग्री मैन। ये आप कभी लगाकर देखना, बड़ा प्यारा रूब्रिक है। उसके बाद मैंने एक बार और लगा के देखा, वो बहुत अच्छा लगा उसमें भी। तो ये हमारा ऐसा ये पेशेंट ठीक हुआ था। तो उसके बाद हम एक केस और डिस्कस करेंगे। जो ये केस हमारा 18 साल का एक लड़का है, कि इसको
इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है और इसको काफी ज्यादा सीवियर पेन में, ये भी पेशेंट मेरे पास सीवियर पेन में आया था और इसने अंबाला से किसी पेशेंट डॉक्टर से बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लिया था होम्योपैथी का, और इसकी माता को ऑपरेशन हुआ था इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस का और कुछ पार्ट इंटेस्टाइन का काट दिया था। इसकी माता की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके आर्टिफिशियल बैग लगा हुआ है। तो ये पेशेंट मेरे पास आया कि सर मेरे को बहुत तकलीफ है, इतना दर्द होता है इसमें, और जो टॉयलेट आती है वो इतनी बर्निंग होती है, इतनी हॉट होती है, जस्ट लाइक फायर। आई कांट टॉलरेट दैट। यूरिन इतना गर्म होता है, जैसे बर्निंग होता है, जैसे आग लगती है उसमें, और पेट से जो गैस निकलती है वो भी जैसे आग लगी हुई होती है पेट को, और पूरा शरीर कमजोर हो गया है। और सबसे दिक्कत मेरे को कमजोरी की है। बस मेरी कमजोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और मेरा शरीर बहुत वीक हो गया है। पहले से मैं वीक लगने लगा हूं, मेरे को शरीर में जान नहीं रही अब। सर मेरे को लगता है ये मेरी माँ है ना, ये इसको बीमारी थी ना, मैं इसकी वजह से बीमार हुआ। जो जो इनकी बीमारी है वही बीमारी मेरे में चली आई। अब मेरे को लगता है कि ऐसा ही कहीं मेरे को भी ऐसा दिक्कत ना आ जाए। तो मैं अब होम्योपैथी की दवाई ले रहा हूँ 2 साल से। पहले 3 साल एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट लिया, अब 2 साल से मैं होम्योपैथी की दवाई ला रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरे रिश्तेदार आपके पास लेकर आए मेरे को, तो उसने मेरे पास पूरा होम्योपैथिक मेडिसिन सा जो उनकी बॉटल्स थी वो टेबल पे रख दिया, बोल दिया कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ और इससे मैं काफी ठीक फील कर रहा हूँ। तो वो परिवार वाले बोलते हैं कि इसका शरीर गिरता जा रहा है, ये कुछ भी ठीक नहीं लग रहा हमारे को। हाँ, लेकिन इसको जो टॉयलेट की दिक्कत थी वो काफी हद तक कम हो गई है। तो मैंने बोला उनको कि भाई बच्चे ऐसा है, अगर आप होम्योपैथी से ठीक फील कर रहे हैं तो आप मेरे पास मेडिसिन शुरू ना करो। अब ठीक है तो जस्ट कंटिन्यू दैट मेडिसिन ओनली। मेरे पास क्यों शुरू कर रहे हो आप? बोला सर घर वालों ने बोला कि इसने ये बताया नहीं आपको कि इसके साथ में ये पाउच लेने को बोला है डॉक्टर ने। तो जब मैं वो पाउच उसका देखना चाहा कि आप दिखाइए मेरे को, वो एलोपैथी की कोई मेडिसिन है, मेरे को पता नहीं है क्या नाम है उसका, वो एलोपैथी का कोई साल्ट वगैरह है। वो उसने डॉक्टर ने बोला, होम्योपैथी डॉक्टर ने, कि आप इसको कंटिन्यूस करिए। तो आप इसको कंटिन्यूस करिए। तो ये मेरे को कुछ बात अच्छी नहीं लगी। मैंने उसको बोला कि आप ऐसा करिए, ये पाउच लेना छोड़ दीजिए आप, तो ओनली होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर रहिएगा। तो फिर मेरे को बताइए, अगर आप ठीक हो गए तो अच्छी बात है, नहीं देन आफ्टर दैट यू कैन कम। तो उसकी माता और उसके पापा और एक पेशेंट और जिसको मैंने पहले ठीक किया था, जो उसको लेकर आया इसे साथ में, उन्होंने बोला कि सर इसने एक बार इसको छोड़ दिया था एलोपैथी पाउच को, इसको फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब इसको ये लग रहा है कि शायद मैं होम्योपैथी से ठीक हूँ, तो वो छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तो मैंने पूरा केस टेकिंग किया उसका, और केस टेकिंग के बाद उसने बोला कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन तो नहीं मैं छोड़ूंगा, आप अपनी दवाई दे दो। अरे तो मैं कहा भी ऐसा नहीं हो सकता कि या तो आप ये मेडिसिन ले लो, हमारे से ले लो, या फिर वो लेते रहो, दोनों नहीं। या आपको वो छोड़नी पड़ेगी तो लेना, अगर आप बीच में कोई गड़बड़ करोगे, वो लोगे ये लोगे करोगे, तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है।
आप ठीक हो जाना। तो एक बार पेशेंट उठ के बाहर चला गया, फिर पेशेंट की मदर और उसके फादर आए कि सर आप इसको दवाई दे ही दो। ऐसा नहीं है, पेशेंट की कॉन्सेंट चाहिए कि वो एलोपैथी नहीं लेगा। उन्होंने बोला कि सर ये जब मेडिसिन छोड़ देता है एलोपैथी की पाउच लेना, तो इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, ये कंट्रोल में होता ही नहीं, इसको एडमिट भी करना पड़ता है। ये उसी डर की वजह से नहीं छोड़ना चाहता। ये केस देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन इट्स टू मच डिफिकल्ट कि आप के क्लिनिक में ऐसा पेशेंट आ जाता है जो 2-3 साल से होम्योपैथी के ऊपर चल रहा है और एलोपैथी ले रहा है, कि वो पेशेंट ये भी बोल रहा है कि मैं तो अब ठीक हूँ। अगर आपकी मेडिसिन ने इसको कवर नहीं किया तो पेशेंट आपको ब्लेम करेगा। यहाँ पर उसकी प्रॉपर केस टेकन ही आपको बचाएगी कि आपने अगर उसकी बात गहरे में सुनी, एक एक बात को एनालाइज करना पड़ेगा, वो चाहता क्या है आपसे। तो मैंने कोशिश की उसको देखने की, तो पेशेंट को मैंने मेडिसिन दे दी। तो मेडिसिन देने के बाद 3 दिन के बाद फोन आया उनके रिलेटिव का, सर वो तो बहुत ही तकलीफ में आ गए, जो आपने एलोपैथी की मेडिसिन भी छुड़वा दी और आपने होम्योपैथी भी छुड़वा दी, तो बहुत गड़बड़ हो गई सर, क्या करेंगे। मैंने उनको पहले ही बोल रखा था कि आपकी जो प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हैं कि हॉट स्टूल, बर्निंग स्टूल, ये वो जो भी सिम्टम है आपके, क्योंकि मैं फिजिकल को कंसिडर करता ही नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए कंसिडर करते हैं कि पेशेंट को हम पूछते हैं कि भाई वो बात कैसे है, तो वो फिर से आएगी, मैंने बोला था उसको। तो पता नहीं क्यों पेशेंट इस बात के ऊपर पक्का रहा, उसने एलोपैथी का वो पाउच नहीं लिया और होम्योपैथी भी नहीं ली जो दूसरे डॉक्टर से लेते थे। जो मेडिसिन मैंने उसको दिया वही ले रहे थे। तो 4 दिन के बाद फिर फोन आया कि सर वो पेन तो उसका काफी ठीक हो गया, और जो बर्निंग स्टूल थे वो भी 90% के ऊपर ठीक हो गए। और जो पहले सुबह जब से वो होम्योपैथी दवाई ले रहा था, तो और ये ट्रीटमेंट चल रहा था अम्बाला से, तो जब खाना खाता था उसके बाद उसको बहुत दिक्कत होती थी, उसको पेन लग रहा था बहुत ज्यादा। अब डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम भी उसकी 4-5 दिन में हल्की सी कम हो गई है। पहले तो वो ट्रीटमेंट लेते लेते इसको ये तकलीफ तो हो ही रही थी, खाना खाने से थोड़ा सा खाता और बहुत ज्यादा पेन हो जाता था। हाँ, इसका सिर्फ स्टूल की प्रॉब्लम कम हो गई थी बस, तो वो पेन भी अब कम हो गया। मेरे को लगा कि शायद हमारा जो टारगेट था ना अप्रोच करने का, जो मैंने मेडिसिन दिया इसके लिए, वो ठीक लग रहा है। तो कल फिर पेशेंट का फोन आया, सर मैं बहुत ठीक फील कर रहा हूँ, मैंने पूरा ट्रीटमेंट छोड़ दिया एलोपैथी का, और जो पहले से होम्योपैथी ले रहा था वो भी छोड़ दिया, अब आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। और वो आज मैंने खाना खाया तो मेरे को 90% से भी ऊपर प्रॉब्लम कम है, मेरे को लगता है कि मैं 100% ही ठीक हूँ। पेन, वो बीमारी ठीक नहीं हुई, उसकी बीमारी ठीक पूरा कवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये इतना 90% से ऊपर पेशेंट ठीक हुआ। अब भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है, बहुत ही 100% के करीब ठीक है पेशेंट। पेशेंट तो बोलता है कि मैं 100% ठीक हूँ, पर मैं साथ चाहता हूँ कि कंटिन्यूस करेंगे, कुछ देर के बाद पता चलेगा कि वो सिम्टम रीअपीयर होते हैं कि नहीं होते। तो ये केस मैं आपके साथ जो डिस्कस किया, ये उसकी मदर को इंटेस्टिनल टीबी थी, उसको भी लग रहा है कि शायद मेरे को भी ऐसा हो, और लगता भी ऐसा ही है कि ये सिम्टम कॉक्स में आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन जब होता है ना, उसमें मैंने कई बार देखी है ऐसे सिम्टम, लेकिन वो केस डायग्नोस नहीं हुआ। तो एलोपैथी वाला में जो उनकी पूरी स्लिप थी डीएमसी की, वो वहीं पे पड़ी है, उन्होंने दी है उसको, पता नहीं उसका डायग्नोस क्या है, लेकिन सिम्टम ये थे उसके।
तो मेडिसिन क्या दिया होगा आपको सबको पता हो गया। तो क्या मेडिसिन को आप हमने उसको दिया। ये सिंपल सर बात थी कि सर उसने पेशेंट ने क्या बोला, सर बस सर मेरे को तो सिर्फ वीकनेस बहुत ज्यादा है और कुछ नहीं है, मेरी वीकनेस आप ठीक कर दो सब ठीक हो जाएगा। अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना, ये इसकी वजह से है। मदर की तरफ बोला, इसको भी बैग लगा हुआ है और मेरे को भी लग सकता है, इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आई है। तो ये उसके रूब्रिक थे। इसको मैंने रूब्रिक क्या लिया हुआ आपको पता ही चल गया। सबसे पहले जो बात उसने बोली कि ये माता को बैग लगा हुआ है, मेरे को तो नहीं लग जाएगा, ये सुपरस्टिशियस थॉट है उसका। इसको मैंने सुपरस्टिशियस में लिया। और जो उसके भी पहले जो प्रॉब्लम उसने बोली थी कि सर मेरे को वीकनेस बहुत ज्यादा है, अब शरीर में पावर नहीं रही, ये डिल्यूजन पुअर। तो बड़ी सिंपल से रूब्रिक लेने से पेशेंट इतना अच्छा कमाल हो गई, क्या ठीक हुआ। रिप्रोचेस अदर्स बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रूब्रिक है, इनकी वजह से ठीक हुआ, इनकी वजह से प्रॉब्लम आई है। इसको थी ना तब मैं बीमार, रिप्रोचेस अदर्स, सुपरस्टिशियस, डिल्यूजन पुअर ही इज। ये जो प्रेजेंटेशन थी केस की, आपने सब जान लिया होगा कि क्या मैंने दिया। मैंने सिर्फ बेलाडोना इनको दिया था। जी, कमाल बेलाडोना का है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इसमें पेशेंट के पेन वगैरह सब कुछ ठीक हो गए। बड़ी सिंपल सी बात से बात फर्क क्या था कि पेशेंट को अंडरस्टैंड किया हमने। अब जब पेशेंट को अंडरस्टैंड हो गया कि वो क्या चाहता है, क्या होता है, और आप लोग ये भी पूछ सकेंगे कि आपने इसको इंजर्ड भी क्यों नहीं लिया, इतना पेन हो रहा है पेशेंट को, इसमें इंजर्ड भी क्यों नहीं लिया, उसमें क्यों ले लिया। मैं पहले भी ये बात कह सका आपसे डिस्कस कर रहा था कि वो सिम्टम, वो तकलीफ जिसका पेशेंट के मन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट है, हम जो उसके मन को डिस्टर्ब कर रही है या जिससे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है, हम उसको लेंगे। जो पेन उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, उसको जो डिस्टर्ब कर रही थी, वो बोला कि मेरे को बहुत वीकनेस हो गई है, इससे मैं तंग हूं। वो डिलीवर का जो तकलीफ थी वो तंग कर रही थी, मेरे बैग ना लग जाए जैसे इनको लगा है। ये सुपरस्टिशियस है और इनकी वजह से ये बीमार हुई है, इनके कारण से इसका दूध पिया मैंने, इनके कारण से मैं बीमार हूँ, ये रिप्रोच कर रहा है। तो ये बेलाडोना का केस है और बड़ा कमाल का केस ये ठीक हो रहा है। अगर इसकी वीडियो मैं बना सका तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट केस हम करते हैं। अब एक और केस मैं जो कर रहा हूँ, ये पुलिसमैन का केस है। वो 38 ईयर्स उनकी आयु है। तो उनको बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, इधर पगड़ी के नीचे, चेहरे पे नहीं, पगड़ी के नीचे, शर्ट के नीचे, बाजू के ऊपर, बैक, अब्डोमेन के ऊपर, थाइस के ऊपर और पूरी लिम्स के ही समझ लीजिए आप, उसके ऊपर बड़े बड़े पैच से बने हुए थे। खारिश हो रही थी जैसे सोराइसिस होता है, लेकिन वो डायग्नोज केस नहीं था, लेकिन सिम्टम ऐसे ही लग रहे थे उसके। तो उसके लिए हमारे पास वो पेशेंट नहीं आया था स्किन की प्रॉब्लम के लिए। वो आया था कि मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है सर, पेट का दर्द और जो इंडाइजेशन है, खाना हजम नहीं आता बहुत देर से और कमजोर हो रहा हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ सर मैं। तो ये उसने मेरे को बताया।
बहुत तकलीफ में हूँ और कम से कम 10 साल से मैं जॉब बड़ी मुश्किल से करता हूँ सर। बहुत मेरे को दिक्कत लग रही है और शरीर भी कमजोर बहुत ज्यादा हो गया, देखने में भी बुरा लगता है। मेरे को तो कोई पुलिस वाला समझता ही नहीं। कहाँ मेरी बॉडी पुलिस वालों की जैसी है। पुलिस वाले को तो थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ उसने बताया, तो मैंने एक क्वेश्चन उनको पूछा कि आपको सबसे ज्यादा क्या दिक्कत हो रही है। सर पेट की दिक्कत है ना जो, मैं उससे भी झेल सकता हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत तो ना मेरे जो अंदर की पैचेज है ना, इसमें है, उससे प्रॉब्लम है। जब हम कभी दौड़ लगाते हैं तो कपड़े उतार करके दौड़ लगानी पड़ती है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मेरे को लगा जब मैं शर्ट उतारूंगा, कपड़े उतारूंगा, वो बनैन और अंडरवियर में दौड़ना पड़ता है, तो लोग देखेंगे क्या कहेंगे मेरे को। मैं तो कपड़े उतारना ही नहीं चाहता, बस मैं तो, मेरे को ये लगता है कि ऐसे ही भाग लूं मैं। लेकिन मजबूरी होती है कि बोलते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट की ये जो कुछ ऐसे असूल हैं कि ऐसे भागना होता है उसमें। तो बस यही इतनी सी बात उसने बोली। बस सर यही सबसे बड़ी तो बात यही है, जो पेन की बात है, उससे तो बस यही लगता है, मेरा मन कभी सोचता है कि ये बीमारी कहीं कुछ गंभीर बीमारी ना बन जाए, कोई ऐसा ना हो जाए कि बहुत सालों से मैं तकलीफ में हूं कि ये बढ़कर कोई बड़ी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो। ये जो उसकी जो बात है मैंने आपको बोली, तो यही उनका पेशेंट का वर्जन था। तो पहले तो मैं बहुत कुछ सोच रहा था, इसमें भी बहुत सीवियर पेन था पेशेंट का, उसका जो कंसर्न है वो कुछ और है। तो उसका सबसे बड़ा जो रुब्रिक था, जो सबसे बड़ी फीलिंग थी कि जब मैं शर्ट उतारूंगा तो मेरे पैचेस को लोग देखेंगे, वो क्या सोचेंगे। सर नहीं नहीं, मैं तो नहीं उतारूंगा सर, मेरे को बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्या बोलेंगे मेरे को, मखौल करेंगे, हंसेंगे। मैं तो सर दिखाना चाहता ही नहीं अपना शरीर किसी को, बस मेरे को लगता है वो देखे ना। बड़े सिंपल से रूब्रिक है, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। और ये है फियर ला, फियर ला प्रोटेक्ट मी, फियर ऑब्जर्व ऑफ मी, कि मेरे कोई देखे ना, ध्यान से ना देखे। देखना तो अलग बात होती है, ऑब्जर्व करना कि किसी को ध्यान से देखना। ध्यान से ना देखें ताकि उनको ये दिखाई ना पड़ जाए, लोग मखौल करेंगे मेरे को। तो ये बात तो उनकी थी, ज्यादा प्रॉब्लम की थी, जिससे वो पेशेंट ज्यादा फील कर रहा था कि पेट की बीमारी की वजह से कुछ ज्यादा दिक्कत ना बढ़ जाए। तो इतने सालों से मेरे को ये तकलीफ हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, थोड़ा सा खाता हूँ, टॉयलेट जाना पड़ता है, दिन में इतने बार टॉयलेट जाता हूँ, उसकी वजह से कोई मेरे को दिक्कत ना आ जाए, कोई पेट की ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। फिर डिजीज बिकम इनक्योरेबल, ये उसका रूब्रिक मैंने लिया था। मैंने उनको क्लकीरिया कार्ब दी थी। क्लकीरिया कार्ब से पेशेंट का कमाल हुआ कि उसके पैचेस कम होने शुरू हुए, बहुत ज्यादा कम शुरू होने शुरू हुए 1 महीने में। तो अब उसके पैच का कोई निशान भी नहीं लगता, हल्का सा निशान कभी कभी लगता है उसको। मेरे को क्लकीरिया कार्ब दिए हुए 8.5 महीने हो गए। अब तक पेशेंट बिल्कुल ठीक है, और पेशेंट को हम मेडिसिन छोड़ने के लिए बोल दिया है, लेकिन फिर भी बोलता है कि मैं और खाऊंगा। लेकिन कंप्लीटली पेन ठीक है, वो पूरा खाना अच्छा खा रहा है, और उसके पैचेस कम होने शुरू हो गए हैं। उसको अब कोई डर भी नहीं लगता, क्योंकि पैचेस कम हुए जिसकी वजह से डर लगता था। कम क्या, वो 99% ठीक हो गए, उसका हल्का सा ही निशान लग रहा है। तो ये पेशेंट के रेखार से कंप्लीटली ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पेशेंट हम एक और डिस्कस करेंगे आपके साथ। टाइम है मेरे ख्याल में, टाइम अगर इजाजत देता है तो अभी करें 1-2 केस और। जी सर, जी सर, अभी है टाइम। ओके, हाँ, ये केस मैं अभी आपके साथ
इसका जो पहले वाला केस अभी पुलिसमैन का जो हमने बताया, इसमें आप उसका कंसर्न देखिए, वो जो बात दिक्कत उसको क्या दे रही है। उसको दिक्कत बीमारी नहीं दे रही, उसको दिक्कत बीमारी की वजह से जो वो फील करता है वो दिक्कत दे रही है कि लोग हंसे, और दूसरा बीमारी के कहीं गंभीर रूप धारण करने का था। तो ये उसका कंसर्न था। अब ये जो पेशेंट हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, ये कोई एडवोकेट हैं, 42 ईयर्स इनकी एज थी। ये इनको भी पाँव में इतना दर्द था, 2 लोग इनको पकड़ के लेकर आ रहे थे। मैं आपको जेस्चर अभी उठ के बताना पड़ेगा। वो ऐसे ऐसे चलते, ऐसे ऐसे चल, ऐसे पाँव नीचे नहीं लग रहा था उसका। तो जो उन्होंने मेरे को दिखाया अपना रिकॉर्ड, उसका यूरिक एसिड 9.8 था, कोलेस्ट्रॉल 450 और बीपी उनको 150/100 है। और वो पेशेंट इतनी दर्द में चल रहा था, बहुत सीवियर पेन हो रहा था उसको। तो ये पेशेंट आकर जब बैठा, बोला कि सर ये मेरे को प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप देखिए इसको। वो एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस अच्छी है, सब कुछ ठीक है। तो ये उनका केस था। तो मैंने उसको पूछा कि ये आपको दिक्कत कैसे हो गई। सर मेरे को बीपी भी रहता है। तो बीपी कैसे हो गया आपको? ये तो सर बहुत देर से है। ये कोलेस्ट्रॉल ये भी काफी देर से है, और ये यूरिक एसिड ये भी सर 5-7 साल से बढ़ रहा है। बस हम गोली खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बढ़ता रहता है। और मैं एलोपैथी बहुत देर से ले रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा। तो जो पहले तो मेरे एंकल में पेन होता, नहीं सॉरी, थंब के आगे पेन होता था बहुत ज्यादा, उसके बाद फिर थंब के नीचे शुरू हो गया, फिर एंकल में शुरू हो गया, और अब तो पूरा पैर ही इतना दर्द करता है कि मैं चल ही नहीं पा रहा। तो ये मेरे दोस्त हैं वो आपके पास ट्रीटमेंट लेने आते हैं, इन्होंने बोला कि आप डॉक्टर मुठाड़ू को दिखाते हैं, दिखाइए, मेरे साथ चलिए। तो उसको लेकर आए थे। तो मैंने उनको पूछा था कि ये कैसे हो गया आपको। उन्होंने बोला कि सर बस ये कोलेस्ट्रॉल हो गया था, उसके बाद ये पेन स्टार्ट हो गया। तो यूरिक एसिड तो उसके पहले भी बढ़ गया था। तो उसके पहले क्या हुआ था, तो बीपी बहुत देर से है, वो कैसे हो गया? नहीं सर ऐसे ही हो गया। चलो कोई भी अगर ज्यादा है तो देखिए कैसे हो गया, बिना किसी रीजन से तो कुछ भी नहीं होता, कुछ तो होता है। तो उसने बोला कि हाँ सर। मैंने उनको पूछा कि जब आपको बीपी हुआ तो उसके पहले की कोई घटना या कुछ भी कोई आपको याद होगा? हाँ सर, हाँ एक थोड़ी सी बात मेरे को याद आ रही है। जिस दिन पहली बार मेरे को बहुत घबराहट हुई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया, एकदम चला गया। तो उन्होंने बोला कि आपका बीपी बहुत ज्यादा है। उस दिन से मेरे को बीपी हुआ। मैं पूछा आपको घबराहट क्यों हुई थी? सर मेरे मामा जी का लड़का था, उनका इतना उस एक्सीडेंट हुआ था मॉर्निंग में। तो वो मैंने जब देखा तो मेरा मन जो था ना, पूरी तरह से अंदर से सहम गया। तो रात को मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो गई। ये हमारी पूरी बीमारी की रूट तो वहीं से शुरू होगी। तो आप भी इतनी बातें पूछते हैं, और तो कोई डॉक्टर पूछते ही नहीं है, वो तो पूरी जल्दी से दवाई देते हैं। आपने इतना टाइम लगा दिया। लेकिन बात सही है जो आपने बोली, ये बड़ा, इसमें भी आपको कंसर्न देखना है, इसका कंसर्न क्या है। बहुत देर पहले उसका जो मेंटल सिस्टम था वो ट्रिगर हो गया, उसके बाद उसका बीपी बढ़ा, उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसके बाद उनका यूरिक एसिड बढ़ गया। उतने सालों से 9.8 से थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। एलोपैथी मेडिसिन लेने से बिल्कुल ही फर्क नहीं।
जो हमारे गुरुओं ने बताया, इन बातों को जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि मन ही सब कुछ है और मन के ऊपर हर पैथोलॉजी का प्रभाव होता है। अब हम मन के कॉमन सिम्टम देखते हैं तो उसी से हमारी सिलेक्शन जो हो जाती है और उसी से हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। और जो हम बात कर रहे हैं आपसे, इन सभी केसों में ऐसा ही होता है। तो वो बेपरवाह रहे, उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा, कभी पूरा ट्रीटमेंट के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। इतना बीपी बढ़ जाता, इतना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ कि उसके लिए कोई परवाह नहीं उन्होंने की। ये मैंने इसको इंडिफरेंस में लिया। ये इंडिफरेंस सफरिंग का जो ये सिम्टम था उनका, इंडिफरेंस टू सफरिंग। तो बहुत बार लोगों ने बोला, घर वालों में, दोस्तों ने बोला कि आप कोई ट्रीटमेंट ले लो भाई, आप पूरा दिन इतने सालों से इसी तकलीफ से जूझ रहे हो, आप कोई ट्रीटमेंट ले लो। तो फिर चुपचाप ऐसे चलते रहते थे। और आज ये पेन पहले उसमें था, बिग टो में होता था, अब इधर हो गया, अब इधर हो गया, तो अब लगा कुछ लेना ही चाहिए ट्रीटमेंट। अब दोस्तों ने बोल दिया कि भाई ट्रीटमेंट तुम लो, क्यों नहीं लेते, तो मैं आ गया। ये उनके जो प्रेजेंट थी, ये पूरे वर्जन थे उनके। तो ऐसा ही केस था। मैं क्वेश्चन पूछने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो जो सबसे पहला रूब्रिक मैंने बनाया, इंडिफरेंस टू सफरिंग, तो जो सबसे ज्यादा रूब्रिक बड़ा लगा मेरे को, स्टुपेफैक्शन अराउजेस विद डिफिकल्टी। बहुत बार लोगों ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, घर वाले ने बोला कि आप ट्रीटमेंट ले लो, ट्रीटमेंट ले लो, सुने नहीं किसी की बात। जब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया और बार बार लोग लेकर के आ गए, तो लगा कि हाँ ट्रीटमेंट ले लेते हैं, कभी लेते हैं। तो सबसे शुरुआत की जो प्रॉब्लम थी, जहां से मामला शुरू हो गया, वो था फियर एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट। तो एक्सीडेंट देखा मामा जी की लड़के का आज से 8 साल पहले। उसके पहले मैं पूरा तंदुरुस्त था, पेशेंट ऐसे बोला। उसके पहले मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी सर, बस वहीं से बीपी स्टार्ट हुआ, ये चीजें धीरे 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 और प्लस और प्लस और प्लस होता गया। और आज हम इस स्थिति में आपके पास आए। तो मैंने उनको ओपीएम दिया था। जो इतना सीवियर पेन था, वो 2 आदमी उनको लेकर आए थे। तो उस टाइम में मेरा जाने का वक्त हो गया था, टाइम इतना ज्यादा हो गया था कि लास्ट टाइम था, पेशेंट बाहर नहीं था कोई। तो मैंने उसको बोला कि आप इधर ही बैठ जाइए, मेरे कैबिन में बैठिए, तो हम देखते हैं अभी। तो 15 मिनट के बाद मैं उसको पूछा कि भाई कैसा लग रहा है आपको? नहीं सर कुछ नहीं। ये अगेन स्टुपेफैक्शन अराउजल में डिफिकल्टी है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा अब क्या हो रहा है। फिर वहीं पे और 15 मिनट बैठे हम, फिर डोज 1 डाल दी हमने। वो डोज डालने से ठीक नहीं होता, वो तो हमें टाइम चाहिए, वो वैसे पेशेंट को बैठाने की ड्रिल डाल देते हैं। अगले 15 मिनट में उसने बोला कि सर हल्का सा, अब उसने दबा कर देखा, दबा के पैर ऐसे 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 ऐसे। पहले बोला सर नहीं ऐसा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। थोड़ा और देखा, हाँ सर वो ज्यादा दबाने से हुआ, अब उतना दबाने से नहीं हुआ। तो फिर और 15 मिनट हमने लगा दिए, देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट 15 मिनट तक तो वो पेशेंट बोला कि सर अब तो मैं बिना सहारे के चल सकता हूँ, अब मेरे को इतना पेन कम हो गया। ये जो मराइकल हुआ ओपियम 30 से, और इसमें हमने दूसरे इंजर्ड विंग नहीं लिया, कोई सफरिंग का नहीं लिया, कुछ नहीं लिया हमने। वो कंसर्न पेशेंट का क्या है, पेशेंट अपनी बीमारी को कैसे लेता है, यही केस है। कहाँ से आया, कैसे हो गया, किस बात से पेशेंट की शुरुआत हो गई, वो पूछने की जरूरत नहीं है। बस आगे 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 आप उसकी पेशेंट की उंगली पकड़ के चलते जाइए, पेशेंट को आपको वहां पर ले जाएगा जहां से वो तकलीफ में आया। तो ये उसकी जर्नी थी।
और ओपिनियन देने के बाद वो पेशेंट कमाल का ठीक हुआ और बहुत अच्छा लगा मेरे को कि उसका यूरिक एसिड जो पहले 9.8 था, कमाल की बात है वो 4 पॉइंट है, जो पहले कभी नहीं हुआ था बहुत सालों से। पेशेंट ने बोला था कि मैं 10-15 साल से इस तकलीफ से जूझ रहा हूँ। तो उसके बाद एक और केस कर ले, अब मेरे ख्याल टाइम तो थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं, एक और केस करते हैं। एक जो फीमेल लड़की फीमेल हमारे पास पेशेंट आई, वो मैरिड थी, हाईली क्वालिफाइड थी, काफी संस्कारों वाली लड़की थी वो। तो उसका घर का कुछ माहौल अच्छा नहीं था। वो उसने बोला कि डर्टी होम एटमोस्फियर, उसने बोला था मेरे को, ये लैंग्वेज थी उसकी, कि हमारे घर का जो माहौल है वो गंदा है। तो बहुत तकलीफ में हूँ सर, बस क्या करूं मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, इतनी तकलीफ में हूँ। घर में सास ससुर, घर के मेंबर, इवन के हस्बैंड भी मेरे को कोई प्रेफरेंस नहीं देता, वो भी मेरे को कभी मारता है, पीटता है, तकलीफ देता है और बहुत दुखी कर रखा है मेरे को। मैं टॉर्चर हो रही हूँ सर। डॉक्टर साहब ये तो नर्क है, नर्क में हूँ मैं, तो नर्क में हूँ। पिताजी की भी सेहत खराब है, परिवार में और मेंबर हैं जो वो भी तकलीफ में हैं। तो किसको बताऊं, बता भी नहीं सकती कि मैं इस नर्क को भोग रही हूँ, किसको शेयर करूं, बहुत तकलीफ में हूं सर। जो मेरे को जीने नहीं देते, मैं कुछ भी करती हूँ, ये करती हूँ तो बोले ये इसको छोड़ो, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया, कुछ मेरे को खाना भी नहीं प्रॉपर खाने देते। तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ सर इसका, और इसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, और जो ब्रेस्ट में पेन रहता है, और पीरियड की दिक्कत रहती है, और शरीर भारी होना शुरू हो गया है, और थायराइड भी बढ़ गया है, और सिस्ट हो गई है। ये पूरी प्रॉब्लम्स मेरे को हो रही हैं। तो मैंने होम्योपैथी भी बहुत बार ली है, कोई मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। ये काफी देर का केस था, मेरे पास आया था। तो मैंने उसका जो क्लियर कट रूब्रिक है, जो पेशेंट बोल रहा है वही, उसको अलग से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिलूजन हेल इज इन। उनको लगा कि मैं नर्क भोग रही हूँ, नर्क में हूं मैं, मेरे को घर है, मेरे को घर है, इतना नर्क है, सभी लोग मेरे को अब्यूज करते हैं, सब लोग तंग करते हैं, हस्बैंड भी मेरे को पूरा प्रॉपर केयर नहीं करता, वो भी ऐसा मिसबिहेव करता है। ये नर्क में हूं और किसी को कह भी नहीं सकती, किसको बोलूं, कौन है मेरा सुनने वाला? पापा को भी नहीं बोल सकती, परिवार को नहीं बोल सकती, मायके में बात नहीं कर सकती। तो बहुत तकलीफ में हूं सर, जीने नहीं देते, कोई काम मैं कर ही नहीं सकती, मैं कुछ भी करूं तो मेरे को टोकते हैं। ये टोका टाकी से तो मैं तंग आ गई हूँ सर, मेरे को जीने नहीं देते। ये जो थोड़े से सिम्टम मैंने लिए, और कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है इस केस में, कहीं भी नहीं पड़ती। कभी कभी सिर्फ क्लियर करने के लिए बात को पूछते हैं, जो बात पेशेंट बोलता है उसी को क्लियर करने के लिए, अपने से कुछ नहीं पूछना। माहौल गंदा है, नर्क जैसा है। डिलूजन हेल इज इन डिलूजन हेल, torments of hell without being able to explain, suffers the, नर्क का तकलीफ भोग रही हूं और बता भी नहीं सकती किसी को। और कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस, ये रूब्रिक मैंने पेशेंट के लिए, डिलूजन हेल इज इन डिलूजन हेल, टॉर्मेंट्स ऑफ हेल without being able to explain, suffers the, तकलीफ झेल रही हूँ।
कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस मर्कसॉल मैंने उस पेशेंट को दिया, तो उससे पेशेंट काफी अच्छा फील हो गया। और उनको जो पीरियड की दिक्कत थी, उनका वेट 6 किलो बढ़ गया था। पहले उस लड़की ने बोला कि मेरा वेट 60 के ऊपर कभी नहीं गया था, वो 67 68 तक पहुंच गया था। तो अब फिर से वेट उसका 61 kg में आ गया। और पीरियड की काफी दिक्कत है, पूरी जो डिस्टर्बेंस चल रही थी, उसने बोला कि सर माहौल तो वैसे ही है पूरा, लेकिन मेरे को तकलीफ नहीं होती। पता नहीं आपकी मेडिसिन ने मेरे अंदर क्या कर दिया, शायद आपने टॉलरेंस बढ़ा दी, कुछ भी हो गया, लेकिन अब मैं शांत हूं। हम यही कर सकते हैं, हम पेशेंट को ही शांत कर सकते हैं, माहौल को नहीं। तो वातावरण ऐसा ही रहेगा, पेशेंट ठीक हो गया हमारा। ये केस हमारा मर्कसॉल का था। एक छोटा सा केस मैं और बता करके आपसे विदाई लूंगा, छोटा सा केस, सिर्फ 5 मिनट में बताएंगे आपको। तो ये था, एक पेशेंट है हमारा, बहुत अच्छा पेशेंट है, आप में से कुछ डॉक्टर शायद ने सुना भी होगा। 160/90 बीपी हो गया, बहुत बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि पेशेंट को लगा कि सिर बहुत भारी हो रहा है। पेशेंट बोला ऐसे सर बहुत भारी हो रहा है, बस उठाना ही मुश्किल हो रहा है, इतना भारी हो रहा है सिर। और इस भारी की वजह से लगता है कि मैं गिर रहा हूँ, जरूर ऐसे गिर रहा हूँ। ये दो ही सी, और कुछ नहीं। तो मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को 20-25 मिनट के बाद में पेशेंट का जो बीपी था वो 140, और 1 घंटे के बाद में जब फिर चेक किया, आधे पौने घंटे के बाद में, तो पेशेंट का बीपी 110/70। और एक कमाल का केस है कि 110/70 उसका ओरिजिनल बीपी था, जो पहले ही ऐसा ही होता। तो इसको हमने पल्सेटिला 30 दीजिए, पल्सेटिला लिखा। कमाल का रूब्रिक जो मैंने देखा, ये था delusion falling and his head seems too heavy, ये रूब्रिक थे उसके। तो पल्सेटिला देने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। और हम इसी केस के साथ आपसे इजाजत लेते हैं, फिर कभी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कोई क्वेश्चन हो आप जो हमने बातें की उसके बारे में, तो आप बात कर सकते हैं। सर एक बात ये बताइए कि जैसे क्रॉनिक केस होते हैं, जैसे आपके केसेस थे और काफी टाइम से बीमार चल रहे हैं, तो आप उसमें फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में 3 डोज देके उसके बाद फॉलोअप कैसे होता है? जैसे पेशेंट बेटर होता जा रहा है, फिर उसमें हाँ कैसे डॉक्टर चलते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैं भूल गया था कि कितना भी क्रॉनिक केस हो, कितना भी एक्यूट हो, मैंने अपनी जिंदगी में जो ये चला 42 लेना। इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो 5-10 मिनट में ही आ जाएगी। नहीं क्यों, ठीक है। 5-10 मिनट में ही इम्प्रूवमेंट आएगी, बशर्ते कि आपने केस चेकिंग में क्या क्या देखा, आपने कहीं उसके प्रेजेंट को छोड़ तो नहीं दिया। तो अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, तो मैं तो जितनी देर इम्प्रूवमेंट चलती है, पेशेंट ठीक हो रहा है, तो रेपिटेशन नहीं करता। तो अगर हम रेपिटेशन करते हैं, वो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में ही आता है। तो अगर आप सेम मेडिसिन करो, कोई और मेडिसिन दो, कुछ भी करो, तो मैं तब करता हूँ जब पेशेंट के जो सिम्टम है, या तो वो रिलैप्स होते हैं या वो खड़ जाते हैं कहीं पे। तो आगे अगर पेशेंट की जो इम्प्रूवमेंट है वो फर्दर, उसकी जो जनरल इम्प्रूवमेंट नहीं होती, उसके जनरल पैरामीटर कंप्लीट ठीक नहीं होते, या जो सिम्टम आपके पास पेशेंट लेकर आया है वो नहीं ठीक होता, तब हम उसको नेक्स्ट मेडिसिन, जहाँ उसकी इम्पोर्टेंसी, जहाँ मेडिसिन की रेपिटेशन नहीं करते। अच्छा, हाँ जी। और वो एक आपने रूब्रिक बताया ना, एंगर हंग्री व्हेन, जी तो मुझे तो अपनी रेपर्टरी में नहीं मिला है, वो कौन सी रेपर्टरी में है?
भाई पूनम मैंने लिख दिया है इस पे चैट बॉक्स में, देखो फोन के सिंथेसिस में भी है। मैं देखूं जरा कौन सी है रेपोटरी में हो सकता है। फोन पे जो हमारा सिंथेसिस वर्जन है उसमें भी है, डिल्यूजन, एंगर, हंग्री मैन, मैंने लिखा भी है, 3 ही दवाइयां हैं उसमें, चैट बॉक्स में आई रोट। मेरे ख्याल में ये कौन सा पहले वाला केस था जो हंगरी वाला था? ठीक है सर, थैंक यू, बता दिया डॉक्टर ने। हाँ, एंगर हंगरी वन है रुब्रिक, आप देखना डेफिनेटली आपको। एक मिनट, डिल्यूजन, सॉरी, हाँ ये माइंड में इसके सिंथेसिस ट्राइयर एडिशन में आप देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा, उसमें क्राइटेरिया फॉर लाइको सल्फर मेडिसिन है। हाँ जी, हाँ और सर है। जी है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी फ्रेंड्स से, मेरे मेरे से सीनियर बहुत है इधर, बहुत एक्सपीरियंस्ड है सबको। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये कानून है, पर मेरी अपना फीलिंग है कि कभी भी जो पेशेंट बोलता है उसी को कंसिडर किया जाए, उसी को समझने की कोशिश की जाए कि वो क्यों कैसे कह रहा है। बस उससे फिर आपकी जो पेशेंट की जो शुरुआत है उसके अंदर चले जाएंगे आप, उससे ठीक हो जाएगा सब। ये केस टेकिंग का एक पार्ट है। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे जी। कुछ माइंड टेक्निक के डॉक्टर्स ना 15-15 मिनट पे 3 डोज बोलते हैं, और कुछ डॉक्टर्स जो है वो 1 डोज बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इस टेक्निक में न्यू हैं, तो हमें जी क्या फॉलो करना है? हाँ जी। देखिए, हाँ मैं तो पहले भी आपसे बात कह रहा हूँ, मैं तो 15 मिनट के लिए इसलिए बुलाता हूँ कि उसको देखना होता है, डोज तो एक ही बहुत है, एक ही डोज बहुत है और कुछ नहीं है। वो पेशेंट को थोड़ा बढ़ाने का तरीका हो जाता है कि एक डोज और डाल देते हैं, तो आप मेडिसिन ना भी डालोगे तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो पेशेंट को बढ़ाने का तरीका नहीं होता मेरे पास, तो मैं तो इसलिए करता हूँ। अदरवाइज वो एक ही डोज बहुत है, कोई ये क्राइटेरिया नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आपने 3 डोज देनी है, ये कुछ नहीं होता इससे, एक ही डोज बहुत है, एक ही ड्रॉप ही बहुत है। हम पेशेंट को, हमारे जो असिस्टेंट है उनको सिर्फ एक ड्रॉप डालने की बोलते हैं, 2 ड्रॉप भी नहीं डालते हम। ये कुछ नहीं है, आप एक ही डोज डालिए, एक ही डोज से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पेशेंट को बिठाने के लिए अगर आपने, हमारे क्लिनिक का कुछ रेपुटेशन ऐसा हो गया कि जो पेशेंट को 15-15 मिनट में इसलिए बोलते हैं, तो पेशेंट को आदत पड़ गई है कि 15-20 मिनट में हम ठीक हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। हाँ जी, और कुछ? और वो 30 और 6 वाला ही मेथड है, पहले 30 और फिर नई रिलीज वही, से पहले तो फिर हम 30 से स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद कोशिश करते हैं अगर वही सिम्टम, इसमें 3-4 बातें आ गई, अगर वही सिम्टम पूरे के पूरे फिर से आ गए, फिर तो हम 30 डोज देता हूं मैं तो। अगर उसकी सीवियरिटी कभी ज्यादा हो गई, अक्यूटनेस उसकी बढ़ गई है, तो हम 6 में चले जाते हैं। अगर पेशेंट कुछ ठीक हो गया, कुछ रह गया, तो फिर आगे की प्रेगनेंसी जैसे 200 वगैरह में देते हैं। ये तो 36, 200 तो बहुत कम देते हैं, और 30 में ही ज्यादा काम हो जाता है, कभी कभी 6 में ही होता है। जी, और कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हाँ थैंक यू सर, deepest gratitude sir for थैंक taking यू, out your time on Sunday. Thank you very थैंक much. यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आपने इतना ध्यान से मेरे साथ बैठे, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू।